हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का एक टॉपिक डाईहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइस, इससे पहले हम अल्कोहल के वर्गीकरण, सामान्य परिचय, नामकरण, निर्माण विधि और अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, इसे कैसे बनाया जा सकता है और इसके द्वारा किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दी जाती हैं। तो गाइस देखिएगा, ऐसा अल्कोहल जिसमें दो OH समूह उपस्थित हो उन्हें ग्लाइकोल या फिर डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। IUPAC पद्धति के अनुसार इन्हें एल्केन डाइओल भी कहा जाता है। सबसे पहले देखना, ये हमने एक अल्कोहल की संरचना लिखी है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे CH2OH है, दूसरा CHOH लिखा गया है। मीन्स इसमें दो OH समूह उपस्थित हैं और दो OH समूह उपस्थित होने के कारण इन्हें डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। गाइस देखिएगा, IUPAC पद्धति में यदि हमें इनका नाम लिखना है तो मैंने आपको बोला है कि नाम होता है एल्केन डाइओल। यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, काउंट करेंगे तो पता चलेगा कार्बन का नंबर 3 है। 3 में से फर्स्ट वाले कार्बन पे और सेकंड वाले कार्बन पे OH समूह उपस्थित है, तो आप इसे लिखेंगे प्रोपेन 1,2 डाइओल। प्रोपेन लिखा गया है क्योंकि 3 कार्बन है और तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए हमने लिखा है प्रोपेन। फर्स्ट और सेकंड पे है इसलिए हमने लिखा 1,2। OH समूह के लिए ओल अनुलग्न का उपयोग किया जाता है, इसलिए हमने लिखा है 1,2 डाइओल। एक तरीका ये था। दूसरा आप इसे लिख सकते हैं 1,2 डाई प्रोपेनोल, मीन्स प्रोपेन प्लस ओल करके हमने डायरेक्ट लिखा है प्रोपेनोल। गाइस, सेकंड एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है, इसे आप देखेंगे, यदि आप देखेंगे तो इसमें कार्बन का नंबर 6 है और 6 में से फर्स्ट वाले कार्बन पे और 6th वाले कार्बन पे दोनों पे OH समूह जुड़ा हुआ है। मीन्स डाईहाइड्रिक अल्कोहल तो है ये, लेकिन इसका नामकरण करने के लिए हमने नंबरिंग की है। नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ये हमने नंबरिंग का तरीका रखा हुआ है। अब आप देख पाएंगे सेकंड वाले कार्बन पे 2 CH3 समूह, थर्ड वाले कार्बन पे 1 CH3 समूह और 5th वाले कार्बन पे भी 1 CH3 समूह है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 2, 2, 3, 5। यहाँ पे 4 CH3 हैं, इसीलिए हमने वर्ड यूज़ किया है टेट्रा, और क्योंकि CH3 को मैथिल बोला जाता है इसलिए हम लिखेंगे 2, 2, 3, 5 टेट्रा मैथिल। 1 और 6 पोजीशन पे OH समूह है तो हम इसे लिखेंगे 1,6 डाईहेक्सेनोल। इस प्रकार से आप इनका IUPAC नामकरण कर सकते हैं। गाइस, ये था डाईहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य परिचय। अब हम देखने वाले हैं कि डाईहाइड्रिक अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जा सकता है। तो इसमें निर्माण विधि में फर्स्ट हमने लिखा है एल्कीनों के हाइड्रोक्सिलीकरण द्वारा। एल्कीन जो होती है हमारे पास, उनका हाइड्रोक्सिलीकरण करके डाईहाइड्रिक अल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे KMnO4 का उदासीन विलयन या फिर KMnO4 का 1% क्षारकीय विलयन एल्कीन के साथ अभिक्रिया करके 1,2 डाइओल बनाता है। 1% क्षारकीय KMnO4 विलयन बेयर अभिकर्मक कहलाता है। गाइज, ये इस अभिकर्मक के बारे में बताया गया है कि यदि आपने KMnO4 का विलयन लिया है और उसे हल्का सा क्षारीय बना के रखा हुआ है, 1% क्षारकीय है, तो उसे बेयर अभिकर्मक कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से एल्कीन के साथ अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके 1,2 डाइओल या फिर डाईहाइड्रिक अल्कोहल का निर्माण करता है। तो गाइज देखिएगा, यहाँ पे ये आप लोगों के पास एल्कीन है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बने हुए हैं, ये कार्बन की 2 वैलेंसीज हमने फ्री रखी हुई है। इनकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं KMnO4 के साथ में। तो गाइस देखिएगा, ये KMnO4 की संरचना है, मैग्नीज है, मैग्नीज के साथ में 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं और 1 ऑक्सीजन ऑक्सीजन और उसके साथ में जुड़ा हुआ है पोटेशियम, OK यहाँ पे बना हुआ है। गाइज, जब यहाँ पे हम इसकी अभिक्रिया एल्कीन के साथ में करवाएंगे तो एल्कीन में हमारे पास ये था C डबल बॉन्ड C, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड बना हुआ है। इस पाई बॉन्ड को यहाँ से हम जब ब्रेक करेंगे तो दोनों कार्बन के पास एक एक बंध की कमी होगी। हम यहाँ से करने वाले मैग्नीज के साथ में ये जो ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड बने हुए हैं, किन्हीं भी 2 ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड हम ब्रेक करवाएंगे। ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक करवाने के बाद इस ऑक्सीजन के पास भी
एक एक बंध की कमी होने वाली है। ये एक ऑक्सीजन इस वाले कार्बन के साथ और दूसरे वाला ऑक्सीजन इस वाले कार्बन के साथ जुड़ जाता है और ये जुड़कर कुछ इस प्रकार की संरचना बना लेते हैं। देखिएगा, कार्बन कार्बन के बीच में पहले डबल बॉन्ड था जो कि यहाँ पे ब्रेक कर गया और ऑक्सीजन भी इसके साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था। इसकी संरचना मैंने आपको दिखाई है जिसमें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इन कार्बन और ऑक्सीजन ने यहाँ पे नए बंध बनाए हैं। इसका यदि हम जल अपघटन करेंगे तो जल अपघटन कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ से हम ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन पे जाएगा नेगेटिव, मैग्नीज पे बचेगा पॉजिटिव। अब जल अपघटन करने का मतलब होता है H+ आयन और OH- आयन देना। तो इस वाले ऑक्सीजन को हम देंगे H+ आयन और जो मैग्नीज पे पॉजिटिव आया था उसे हम देते हैं OH- आयन। सेम इसी प्रकार से ये बॉन्ड भी ब्रेक करता है तो यहाँ H+ आयन जुड़ने से OH का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से cis-1,2 डाइऑल हमें इसके द्वारा मिलता है। बेयर अभिकर्मक हल्के बैंगनी रंग का होता है जो एल्कीन से अभिक्रिया पर रंगहीन हो जाता है। मीन्स यदि हमें पता करना हो कि एल्कीन हमारे पास है या फिर एल्केन है तो उसका परीक्षण करने के लिए हम बेयर अभिकर्मक का उपयोग कर सकते हैं। यदि बेयर अभिकर्मक का रंग रंगहीन हो जाएगा तब हम पता कर पाएंगे कि वहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या फिर एल्कीन प्रेजेंट था। गाइस, ये हमने देखा है फर्स्ट मेथड जिसके द्वारा हम 1,2 डाइऑल का निर्माण कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं सेकंड मेथड एपोक्साइडो द्वारा। तो गाइस देखिएगा, यदि कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, कुछ इस प्रकार से रिंग बनाता हो तो उसे एपोक्साइड कहा जाता है। एपोक्साइडो का जल अपघटन करके भी डाई एल्कोहल या फिर डाईहाइड्रिक एल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। देखिएगा, ये हमने लिया है एथिलीन ऑक्साइड या फिर एथिलीन एपोक्साइड। इसका जब हम जल अपघटन करेंगे, जल अपघटन अम्लीय माध्यम में किया गया है तनु HCl की उपस्थिति में। तो जल अपघटन करने से क्या होता है, यहाँ से मान लो हमने ये बॉन्ड कुछ इस प्रकार से ब्रेक करवाया है। क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव बचेगा। अब जैसे ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव आता है तो हम यहाँ पर जल अपघटन करवाते टाइम एक हमारे पास H+ आयन होगा और दूसरा हमारे पास OH- आयन होगा। तो H+ आयन इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगा और जुड़कर CH2OH का निर्माण कर लेता है। अब यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव बचा है और जल अपघटन के समय जिस पे भी पॉजिटिव आता है उसे OH- आयन दिया जाता है। तो ये वाला OH- आयन इस CH2 के साथ में जुड़कर इसे भी CH2OH बना देता है। इस प्रकार से यहाँ पे ग्लाइकोल का निर्माण हो जाता है। तो गाइस, ये कुछ दो मेथड थे जिनके द्वारा हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल का निर्माण करवा सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि डाईहाइड्रिक एल्कोहल या निकटवर्ती ग्लाइकोल के द्वारा रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से दी जाती हैं। गाइस, इसमें देखिएगा, सबसे पहली अभिक्रिया हम देखेंगे सोडियम के साथ अभिक्रिया। सोडियम के साथ अभिक्रिया जब हम करवाते हैं तो निकटवर्ती ग्लाइकोल सोडियम के साथ निम्न ताप पर अभिक्रिया करके मोनोसोडियम लवण और उच्च ताप पर डाई सोडियम लवण देते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारे पास डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। इसकी जब हम सोडियम के साथ अभिक्रिया 323 केल्विन ताप पर करवाएंगे तो आप देखना यहाँ से OH के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करता है जिससे H+ आयन बनता है और O- आयन बनता है। अब H+ आयन हटेगा, ये हमारे पास सोडियम उपस्थित है। सोडियम पहले सोडियम प्लस आयन बनती है, उसके बाद इस O- के साथ जुड़ेगी। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे हमने Na की फॉर्म में लिख रखा है। सोडियम एक S ब्लॉक धातु होती है और S ब्लॉक धातुएं बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं। मीन्स ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से त्याग सकती है। ये यहाँ से Na+ की फॉर्म में आएगी और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकाल देती है। अब ये Na+ की फॉर्म में आते ही इस O- के साथ में जुड़कर ONA बना लेता है। तो ये जो बना है इसे कहा जाता है मोनोसोडियम लवण। गाइज, ये 323 केल्विन ताप पर हुई है। अब हम देखेंगे 433 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करवानी है। मीन्स उच्च ताप पर आपको अभिक्रिया करवानी है। जब आप ये अभिक्रिया करवाएंगे तो सेम प्रोसेस वापस से रिपीट होगी। यहाँ से H+ आयन और इस ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव आयन। इस बार ये वाला सोडियम वापस से Na+ की फॉर्म में आएगा और Na+ की फॉर्म में जैसे ही आता है तो वो O- के साथ में जुड़कर ONA बना लेता है। इसे कहा जाता है डाई सोडियम लवण।
तो गाइज ये आप लोगों के सामने मोनोसोडियम लवण और डाई सोडियम लवण का निर्माण हो गया है। गाइस देखना, अब हमने यहाँ से भी H+ आयन निकाला था और यहाँ भी हम H+ आयन निकाल रहे हैं, लेकिन ये H+ आयन हम H2 की फॉर्म में दिखाएंगे। यहाँ से ओवरऑल यदि दोनों स्टेप्स का एक साथ देखा जाए तो एक अणु H2 गैस बाहर निकलती है। अब ये कैसे बाहर निकलेगी? आपने देखा है कि हमने 2 सोडियम लिए थे, दोनों सोडियम Na+ की फॉर्म में आए, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए। हमने एक H+ को H+ की फॉर्म में रख लेंगे। दूसरा H+ जो हमें मिला है उसे जो सोडियम से इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए थे, पहले 1 इलेक्ट्रॉन देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन देने पर H+ आयन सिंपल हाइड्रोजन में चेंज होगा, क्योंकि H+ का मतलब था कि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही मिला तो वो सिंपल H की फॉर्म में आ गया। अब वापस से 1 इलेक्ट्रॉन और दिया जाता है तो ये H- की फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, इसीलिए ये H- की फॉर्म में आ गया। अब एक हमारे पास H+ था, दूसरा हमारे पास H- है। क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट आयंस हैं तो अभिक्रिया करके H2 का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से 1,2-डाईओल के द्वारा सोडियम के साथ अभिक्रिया करके डाई सोडियम लवण बनाया जाता है, उसके साथ ही हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। गाइस अब हम नेक्स्ट देखेंगे PCl3 के साथ अभिक्रिया। गाइस जब हमने अल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी तब मैंने आपको PCl3 के साथ अभिक्रिया करवा के दिखाई थी, उसकी क्रियाविधि भी मैंने वहाँ पर आपको बताई है। तो यदि आपको इसकी क्रियाविधि समझनी है तो आप अल्कोहल वाली प्लेलिस्ट में 3rd नंबर का वीडियो जिसमें बोला गया है कि अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं, वो वीडियो आप देखेंगे, वहाँ पे आपको इसकी क्रियाविधि मिल जाएगी। अभी मैं आपको डायरेक्ट बताने वाली हूँ कि PCl3 के साथ अभिक्रिया करके प्रोडक्ट क्या बनता है। तो गाइस देखना, जब निकटवर्ती ग्लाइकोल PCl3 के साथ अभिक्रिया करेगा तो निकटवर्ती डाइहैलाइड बनता है। यहाँ PCl3 है, 2 क्लोरीन यहाँ से आएंगे और क्या बनाने वाले हैं, इस OH को हटाकर Cl यहाँ पर ऐड होने वाले हैं। इसी प्रकार से जब आप PbR3 के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो इस क्लोरीन की जगह पर क्या आएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा। इस प्रकार से PbR अभिक्रिया करेगा। अब नेक्स्ट यदि हम बात करें कि हैलोजनों में यदि हमारे पास Pi3 होगा, फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड होगा, तो इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनेगा, तो अभिक्रिया करके फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड भी निकटवर्ती डाई आयोडाइड ही बनाता है, लेकिन वो स्थायी नहीं होता। स्थायी ना होने के कारण आगे हमारे पास एल्कीन का निर्माण होता है। गाइस देखना, इसकी अभिक्रिया मैं आपको दिखा देती हूँ। सिंपल हमने क्या लिया है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल लिया, इसकी अभिक्रिया Pi3 के साथ में करवाई। Pi3 के साथ में करवाएंगे तो OH समूहों का प्रतिस्थापन आयोडीन द्वारा किया जाएगा, आयोडो समूह द्वारा। ये दोनों आयोडीन ऐड हो गए। गाइस आप यहाँ पे देखेंगे कि आयोडीन का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और साथ में ही एक आयोडीन पर यहाँ पे 3 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास पास वाले कार्बन पर होने की वजह से ये दोनों आयोडीन यहाँ स्थायी नहीं होते हैं। मीन्स हमने ये जो यौगिक बनाया है ये यौगिक स्थायी नहीं होता है, इसीलिए इसमें फर्दर अभिक्रिया होगी और फर्दर अभिक्रिया से एल्कीन का निर्माण हो जाता है। गाइज आप देख भी सकते हैं कि एल्कीन बना कैसे होगा। यहाँ से मान लो आपने ये बॉन्ड कुछ इस प्रकार से ब्रेक करवाया है, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव और आयोडीन पे आता है नेगेटिव। अब कार्बन पे पॉजिटिव, आयोडीन पे नेगेटिव आ गया, दूसरा बॉन्ड हम अपोजिट ब्रेक करवा देते हैं, कार्बन पे चला गया नेगेटिव और आयोडीन पे आया है पॉजिटिव। तो ये आयोडीन नेगेटिव और ये आयोडीन पॉजिटिव दोनों मिलकर I2 का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ से CH+ और CH2- ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे। इस प्रकार से एल्कीन और आयोडीन गैस का निर्माण हो जाता है। गाइस ये हमने निकटवर्ती ग्लाइकोल की सेकेंड अभिक्रिया देखी है। अब हम देखने वाले हैं इनके द्वारा थर्ड अभिक्रिया कौन सी दी जाती है। थर्ड अभिक्रिया आप देखेंगे अकार्बनिक ऑक्सी अम्लों के साथ अभिक्रिया। अकार्बनिक ऑक्सी अम्ल का मतलब है हम इसकी अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ करवाने वाले हैं। गाइज आपको यदि ध्यान हो तो जब भी हम HNO3 और H2SO4 के मिश्रण से अभिक्रिया करवाते हैं तो अभिक्रिया हमेशा HNO3 के द्वारा दी जाती है और H2SO4 के द्वारा उत्प्रेरक का काम किया जाता है। आप यहाँ से देखेंगे ये हमने लिखा है HNO3 मीन्स ये
डाईहाइड्रिक एल्कोहल HNO3 के साथ अभिक्रिया करेगा, जबकि यहाँ पे H2SO4 एक उत्प्रेरक का काम करेगा। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि HNO3 की संरचना कैसे बनती है, बॉन्ड हमें कहाँ से ब्रेक करना है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको OH NO2, यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड दिखाया है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं HNO3 में 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन हमने यहाँ पे दिखा दिया, 2 यहाँ पे दिखा दिए, टोटल 3 ऑक्सीजन हो गए। एक इसमें H था, ये H हमने OH दिखाया है यहाँ पे, तो ये हमने HNO3 को खोल के लिखा है। अब आप देखेंगे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसीलिए जब हम ये बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से ब्रेक करेगा। O पे जाएगा नेगेटिव और नाइट्रोजन पे आने वाला है पॉजिटिव, तो आप इसे दिखा पाएंगे, ये OH माइनस बनेगा और दूसरा NO2 प्लस बनेगा। ये तो हमने HNO3 की बॉन्ड ब्रेक करने का तरीका देखा है। आप यहाँ से देखेंगे CH2OH है, CH2OH में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन पे जाएगा नेगेटिव और हाइड्रोजन पे आता है पॉजिटिव। हाइड्रोजन पे जैसे ही पॉजिटिव आएगा वो OH माइनस के साथ में जुड़कर एक H2O का अणु बाहर निकालेगा और ये NO2 प्लस किसके साथ जुड़ जाएगा, इस वाले O माइनस के साथ में, और ये जुड़कर बनाता है CH2O NO2। गाइज इसी प्रकार से HNO3 का दूसरा अणु ब्रेक करेगा और इस CH2OH के साथ में जुड़कर CH2O NO2 का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से HNO3 के द्वारा डाईहाइड्रिक एल्कोहलों से अभिक्रिया की जाती है। गाइस नेक्स्ट हम देखेंगे एल्डिहाइड एवं कीटोन के साथ अभिक्रिया। निकटवर्ती डाईओल एल्डिहाइड एवं कीटोन के साथ अभिक्रिया करके चक्रीय एसिटेल का निर्माण करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से ये हमने लिया है डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ये हमारे पास है, ये R की जगह पे यदि H होगा तब तो एल्डिहाइड बनेगा, और R की जगह पर यदि कोई भी एल्किल समूह CH3 C2H5 ऐसा कुछ रहता है तो ये कीटोन रहेगा। तो यहाँ पे दोनों की अभिक्रिया हम एक साथ दिखा रहे हैं। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन, ये तीनों मिलकर H2O का निर्माण करते हैं। कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री हुए हैं, तो ये दोनों बॉन्ड कार्बन एक इस ऑक्सीजन के साथ में और एक इस ऑक्सीजन के साथ में बना लेता है। तो कुछ इस प्रकार की संरचना यहाँ पर बनती है, जिसे यदि एल्डिहाइड था तो एसिटेल और यदि कीटोन था तो उसे हम कीटेल कहने वाले हैं। गाइस अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसका ऑक्सीकरण कैसे हो सकता है। ऑक्सीकरण में देखना, सांद्र HNO3 से ऑक्सीकरण करने पर निम्न प्रकार के उत्पाद हमें मिलते हैं। सबसे पहले हमने लिया है एथिलीन डाइग्लाइकोल। यहाँ से आप देखेंगे इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे तो CH2OH, ये भी CH2OH है, तो कोई एक CH2OH अभिक्रिया करके CHO में चेंज हो जाएगा। पता है यदि हाइड्रोजन हटता है तो भी उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है, और यदि ऑक्सीजन जुड़ता है तो भी उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से हाइड्रोजन हटेंगे, हाइड्रोजन हटने के बाद हमारे पास बचेगा CHO, तो ये क्या हुआ है, इसका ऑक्सीकरण होगा। अब इसका ऑक्सीकरण आगे 2 प्रकार से आप करवा सकते हैं। एक तो जब हम ऑक्सीकरण करवाएंगे तो इस CH2OH का ऑक्सीकरण हो तो ये CHO में परिवर्तित होगा, और दूसरा हो सकता है कि ये CH2OH का ऑक्सीकरण ना होकर इसके साथ में एक ऑक्सीजन और जुड़ जाता है, तो भी इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। यहाँ से आप देख पाएंगे यदि ये वाला हुआ है तो इसका फर्दर ऑक्सीकरण करने पर एक CHO का हमने पहले ऑक्सीकरण कर दिया, फिर दूसरे CHO का ऑक्सीकरण करके हम ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ से आप इसका आगे ऑक्सीकरण करवाएंगे तो CH2OH का ऑक्सीकरण होकर CHO बनेगा, और CHO का जब ऑक्सीकरण होता है तो COOH बन जाता है। इस प्रकार से ये सारे प्रोडक्ट ऑक्सीकरण में बनने पॉसिबल होते हैं। लेकिन गाइस आप ध्यान रखेंगे कि इनका ऑक्सीकरण करवाने पर मेन प्रोडक्ट जो बनते हैं, जो सबसे फास्टली बनेंगे, वो एक तो होता है ग्लाइकोलिक अम्ल और दूसरा होता है ऑक्जेलिक अम्ल। COOH, 2 COH एक साथ जुड़े तो इसे ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है, और कंप्लीट ऑक्सीकरण होने के बाद हमेशा ऑक्जेलिक अम्ल ही बनता है। गाइस ये हमने इसका ऑक्सीकरण देख लिया है, किसकी प्रेजेंस में, HNO3 की प्रेजेंस में। अब हम देखेंगे कि पर आयोडिक अम्ल से भी ऑक्सीकरण पॉसिबल होता है। पर आयोडिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकरण कैसे होगा, ये हमने डाइग्लाइकोल ले लिया, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, इसकी हम अभिक्रिया करवाएंगे HiO4 के साथ। HiO4 की संरचना यदि मैं आप लोगों को दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार की बनती है। आयोडीन के साथ में 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और एक OH जुड़ा हुआ है। आप देखिएगा यहाँ से ये वाला H+ की फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो ये आपको दिखेगा।
अब आप क्या करवाएंगे, इस ऑक्सीजन का अटैक इस आयोडीन पे करवाएंगे। जैसे ही अटैक करेगा तो यहाँ से ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ऑक्सीजन पे जाएगा नेगेटिव और इस आयोडीन के साथ में ये वाला ऑक्सीजन जुड़ जाता है। सेम इसी प्रकार से यहाँ से जो H+ आपने निकाला था वो इस O- के साथ में जुड़ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होता है, इस वाले OH से H+ निकलेगा और इस ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव। जैसे ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया ये भी इस आयोडीन के साथ में जुड़ेगा और यहाँ से ये जो आपने बंद बना रखा था, सिंगल बॉन्ड बचा था, वो भी ब्रेक करता है और ये OH- बनेगा। वहाँ से जो H+ निकला था वो H- के साथ जुड़कर H2O बना लेता है और इस प्रकार से आपके पास ये जो आयोडीन है, आयोडीन दोनों ऑक्सीजन के साथ में बंद बना लेता है। तो IO3H यहाँ पे बना है। तो गाइस देखेंगे यहाँ से कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ऑक्सीजन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड टूटता है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। इस प्रकार से 2 संरचनाएं आपके पास बनेगी और साइड प्रोडक्ट के तौर पर HiO3 बाहर निकल जाता है। तो गाइस ये थी डाईहाइड्रिक एल्कोहलों की अभिक्रियाएं। गाइस अब हम डाईहाइड्रिक एल्कोहलों में एक मुख्य अभिक्रिया देखने वाले हैं जो कि नाम से है पिनेकोल पिनेकोलोन पुनर्विन्यास, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।